हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में आपका होने वाला है एक महत्वपूर्ण टेस्ट कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। शुरुआत में दोस्तों 25 प्रश्न जो हैं वो सामान्य हिंदी के हैं। बाकी इसी तरह से प्रश्न आते रहेंगे आगे को। सभी जगह से प्रश्न लिया है, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, सभी जगह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो बने रहेगा अंत तक। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ध्वनि या वर्ण। तो ध्वनि भी हो सकता है ऑप्शन में, वर्ण भी हो सकता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी है? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा वर्ण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का सिलेबस में साफ साफ आयोग ने दिया हुआ है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कितने वर्ण हैं? 52 है। तो ये आपको भली भांति पता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये यहाँ पर पूछा गया है। मनोविकार दोस्तों आ गया है तो विस्मय बोधक हो जाएगा यहाँ पर हमारा, विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर आएगा हमारा मनोविकार। प्रश्नवाचक जहाँ पर प्रश्न होगा, और अल्प विराम जब कहीं वाक्य में हल्का आपको रुकना है तब अल्प विराम का आप उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? 3, 4, 5 या फिर 7? तो व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों पूछा गया है तो संज्ञा के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ दोस्तों 3 होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आएगी संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों तब आप बताएंगे 5। अगला है, निम्न में संज्ञा है। अब दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम आपको सब कुछ पहचान, क्योंकि ये भी सिलेबस में है तो इस तरह से आपको वहाँ पर पहचानना होगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। इस तरह से पहचानने के लिए भी आ सकता है। तो इसमें आपको बताना है संज्ञा यहाँ पर किस में है, निम्न में से संज्ञा है। संज्ञा दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा गंगा। गंगा, और गंगा दोस्तों किस तरह की संज्ञा है दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि गंगा जैसा कोई और नहीं है। पुराना, मोटा, नीला दोस्तों ये सभी क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उसने पत्र लिखा। रेखांकित शब्द सर्वनाम का भेद है दोस्तों। रेखांकित यहाँ पर उसने को किया हुआ है। तो उसने दोस्तों कैसा? निजवाचक दोस्तों खुद के लिए, जैसे वह अपने आप अपने वस्त्र साफ करता है तो निजवाचक खुद के लिए आता है। निश्चयवाचक यह है वो है। संबंधवाचक, फिर संबंध वहाँ पर बताया गया होगा तो संबंधवाचक भी नहीं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो याद रखिएगा, उसने पत्र लिखा में यहाँ पर उसने को यहाँ पर रेखांकित किया गया है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा यहाँ पर हमारा 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगला प्रश्न है, तत्सम और तद्भव भी दोस्तों हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कनिष्ठ सहायक के लिए। और अगला प्रश्न है यहाँ पर तत्सम ही, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें तत्सम है। तो तत्सम दोस्तों हो जाएगा, तत्सम यानी कि दोस्तों तत् धन सम, यानी कि तत् यानी कि दोस्तों उसके, सम यानी कि समान, समान यानी कि किसके? यानी कि संस्कृति के समान। तो अग्नि, अग्नि दोस्तों यहाँ पर क्या है? तत्सम है। और इसका दोस्तों तद्भव होगा आग होगा। अगर दोस्तों इसका अग्नि का पूछा जाए कि अर्धतत्सम कौन सा होगा तो तब होगा अगिन। खैर अर्धतत्सम आएगा नहीं एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, तत्सम है। अगला प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम है। अब 4 ऑप्शन है। अशरोट दोस्तों ये तो होगा नहीं, अक्षोट, अक्षरोट या फिर अक्षवाट। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा अक्षोट हो जाएगा इसका सही उत्तर। याद रखिएगा, अखरोट का तत्सम दोस्तों क्या है? अक्षोट है। अगला प्रश्न है, अश्सु का पर्यायवाची नहीं है। अश्सु का दोस्तों हय होगा, घोड़ा होगा, बाजी होगा, तुरंग होगा, घोटक होगा, लेकिन तरंग दोस्तों नहीं होगा। तरंग, लहर दोस्तों, तरंग यहाँ पर नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य यानी कि दोस्तों कानन, जंगल, विपिन, कांतार, ये सभी दोस्तों हैं जंगल के पर्यायवाची। लेकिन सुरभोग, सुरभोग दोस्तों नहीं होगा क्योंकि दोस्तों सुरभोग जो है अमृत का पर्यायवाची है। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा अमृत। ये दोस्तों कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है। और अमृत दोस्तों तत्सम है, इसका तद्भव होगा अमीय। अमीय दोस्तों ये तद्भव है, ये जो अमी लिखा है ये तद्भव है, और जो अमृत है ये तत्सम है। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी आता है। अगला है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अनुपम। तो अनुपम का हो जाएगा दोस्तों अद्वितीय, अनोखा, अनुपम। अगला प्रश्न है, अध का विलोम शब्द है अध। अध यानी कि दोस्तों आधा, तो आधा यानी कि पूर्ण, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है,
अतिवृष्टि का विलोम होगा। दोस्तों गलती से भी अल्पवृष्टि आपको नहीं करना है, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम होता है दोस्तों कौन सा? अनावृष्टि होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अनावृष्टि कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी में है। अनुरक्ति का विलोम है अनुरक्ति, तो अनुरक्ति का हो जाएगा दोस्तों विरक्ति, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा अनुराग विराग, और यहाँ पर हो जाएगा अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अगला प्रश्न है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द। दोस्तों इसे कहेंगे अच्युत, यानी कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके दोस्तों उसे कहते हैं अच्युत, जो टूटे ना अटूट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, वाक्यांश के लिए दोस्तों एक शब्द यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, उसे कहते हैं अवीरा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो दोस्तों वो कहलाती है अवीरा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। अंडे सेना यानी कि घर में बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना, स्वावलंबी होना नहीं। स्वावलंबी होना नहीं, स्वावलंबी होने का अर्थ होगा अपने पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु, पेट में दाढ़ी, मीठी छुरी, मुँह में राम बगल में छुरी, या आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु दोस्तों यानी कि कपटी मित्र, यानी कि आस्तीन का सांप होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग होगा शब्द के आदि में, आदि यानी कि उपसर्ग का प्रयोग होगा शब्द के प्रारंभ में होगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों बैठक में क प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद। दोस्तों ये हो जाएगा गै धन अक, यानी कि दोस्तों गायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि दोस्तों इसमें है, तो इसका सही उत्तर जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, समास का अर्थ दोस्तों होता है संक्षेप। संक्षेप समास का दोस्तों विलोम होता है व्यास। संक्षेप यानी कि संक्षिप्तीकरण दोस्तों ये कहलाता है हमारा समास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? तो समास दोस्तों अव्ययी भाव दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल जहां पर भी आपको उपसर्ग दिखाई दे ये ट्रिक है, और पहला पद दोस्तों इसमें अव्यय होता है। तो उपसर्ग दोस्तों ये किताब में आपको नहीं लिखा मिलेगा कि उपसर्ग लगा हो तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी तरफ से दोस्तों बनाई गई ट्रिक है। उपसर्ग दोस्तों ये पहचानने की ट्रिक है। जैसे प्रत्येक में देखिए दोस्तों, प्रतिधन एक, प्रत्येक यण संधि बनेगी इसमें, और प्रत्येक दोस्तों प्रति यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। अव्ययीभाव समास है प्रतिमास, प्रतिदिन, यथा शक्ति, इस सभी में दोस्तों जहाँ पर भी आपको उपसर्ग जैसा लगा दिखाई दे दोस्तों वहाँ पर होगा अव्ययीभाव समास। इस अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। आय व्यय दोस्तों, आय और व्यय यानी दोस्तों आय का विलोम क्या है? व्यय है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर योजक चिन्ह भी आया हुआ है, सामासिक चिन्ह दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आय व्यय में हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है? जबरदस्त प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पर्यटन से संबंधित है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हाल ही में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके पलायन निवारण आयोग किया गया। दोस्तों क्या किया गया नाम? ये प्रश्न भी आयोग ने पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बताना है पलायन निवारण आयोग का अध्यक्ष, यानी कि दोस्तों जो नया नाम है पलायन निवारण आयोग दोस्तों नया नाम है। पहले क्या था? ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग पहले इसका नाम था। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? आनंद वर्धन दोस्तों इनको किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हाल ही में 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट MSU लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन दोस्तों पहला राज्य बन गया है? और राज्य दोस्तों कोई नहीं, ये बन गया हमारा अपना प्यारा उत्तराखंड बन गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है करंट अफेयर का। अगला है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। कौन से स्थान पर? दोस्तों 8वें स्थान पर है, याद रखिएगा 2023 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड सभी का दोस्तों फेवरेट रहा है, सभी आयोगों का फेवरेट रहा है नाबार्ड से प्रश्न। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के दोस्तों अध्यक्ष बने हैं KV साजी।
इनका नाम आपको याद रखना है। नाबार्ड की दोस्तों स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हाल ही में रूस द्वारा अमेरिका के साथ हथियारों के नियंत्रण के लिए नया स्टार्ट समझौते को 15 स्थगित करने की घोषणा की गई। यह समझौता कब लागू हुआ था? तो यहां पर आपको बताना यह समझौता कब लागू हुआ था दोस्तों। ये लागू हुआ था वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर के दोस्तों, केवल 7 प्रश्न आने वाले हैं। 3 प्रश्न दोस्तों हो सकते हैं उत्तराखंड के आए और 4 प्रश्न हो सकता है राष्ट्रीय करंट अफेयर से पूछे जाए। बाकी आपको दोस्तों वहीं पर पता लगेगा पेपर में ही। बाकी अपनी तरफ से आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी करके एग्जाम में जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम शाखा परिवार से संबंधित नहीं है? कार्तिकेयपुर में दोस्तों 3 परिवार हुए थे, तो प्रथम परिवार की शाखा से दोस्तों कौन संबंधित नहीं है? त्रिभुवन राज, कल्याण राज, खरपरदेव दोस्तों ये तीनों हैं। पद्मदेव दोस्तों नहीं है। इसका से उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मदेव ने दोस्तों जोशीमठ में भूमिदान दी थी। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं के कर व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है, सभी विकल्प सही हैं। सांगा दोस्तों जो कर था वो नदी पुलों पर लगता था, नदियों पर लगता था, यानी कि पुलों पर लगता था सांगा कर, बिल्कुल सही है चंद राजाओं में। झुलिया दोस्तों यानी कि झुलिया है तो झुलों पर ही लगेगा। और खाड़ी खपीड़ी नहीं दोस्तों, कुली बेगार के लिए बिल्कुल सही दोस्तों, तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। इसका से उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर हेनरी रैमजे के सलाहकार व सहयोगी निम्न में से कौन था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बहुत से बच्चे करेंगे ऑप्शन नंबर सी, GL विवियान, पर आपको नहीं करना है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हेनरी रैमजे के सलाहकार व सहयोगी दोस्तों कौन थे? पंडित बद्रीदत्त जोशी थे। याद रखेगा हेनरी रैमजे दोस्तों ये 1856 से लेकर 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन थे। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? कई बार दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, आयोग बार बार इसी प्रश्न को पूछता है। अगला प्रश्न है, जौनपुर रवाई क्षेत्र के प्राचीन मिलासरा कर, तलाक कर को किस टिहरी रियासत के राजा ने समाप्त किया था? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों। ये किया था नरेंद्र शाह ने दोस्तों किया था। याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। जौनपुर रवाई क्षेत्र के प्राचीन मिलासरा कर यानी कि तलाक कर को दोस्तों ये किया था किसने? महाराजा नरेंद्र शाह ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर किस भाग में है? अब देखिए दोस्तों ये नेपाल, पंजाब, कुमाऊं, असम। देखिए 4 ऑप्शन है, किस हिमालय में है? दोस्तों ये कुमाऊं हिमालय में है नंदा देवी शिखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 78-17 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। कामेट की 77-56 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों बाल गंगा जो सहायक नदी है भिलंगना की सहायक नदी है। याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पिंडर दोस्तों अलकनंदा की है, बाकी मंदाकिनी सब दोस्तों अलकनंदा की सहायक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है? तो किस पर्यावरणविद को दोस्तों पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभात कुमार उप्रेती को जाना जाता है पॉलीथीन बाबा के नाम से। तो याद रखेगा वंदना शिवा दोस्तों, वैदिक इकोलॉजी इनकी एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में जल संसाधनों के नियोजन एवं विकास प्रबंधन हेतु राज्य जल नीति जारी की गई। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में जल संसाधनों के नियोजन एवं विकास प्रबंधन हेतु दोस्तों राज्य जल नीति, तो इतना ही आपको याद रखना है दोस्तों। ये की गई थी सन 2019 में। जबरदस्त प्रश्न है, 2019 में दोस्तों आई थी जल नीति, याद रखेगा। अगला है, भोटिया जनजाति द्वारा झूम खेती पद्धति को कहते हैं दोस्तों। झूम खेती यानी कि पेड़ों को काट कर दोस्तों जो खेती करते हैं भोटिया जनजाति में, इसको दोस्तों कहते हैं लोग काटिल पद्धति से दोस्तों ये लोग करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सर्वाधिक व सबसे कम लघु सबसे पहले है सर्वाधिक व सबसे कम सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग वाले जिले क्रमशः हैं। पहले दोस्तों पूछा है सर्वाधिक। अब सर्वाधिक में देखिए ये वाले इस पहले के ऑप्शन है सर्वाधिक वाले, ये वाले, और सबसे कम वाले रहेंगे इस साइड वाले। तो सर्वाधिक दोस्तों आएगा, इन ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखें दोस्तों ये होगा हरिद्वार है, और सबसे कम दोस्तों ये होगा चंपावत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड सरकार को युवा नीति 2011, दोस्तों युवा नीति कब आई थी? 5 सितंबर 2011 को
का निम्न में से क्या लक्ष्य नहीं है? शीघ्र ही एक युवा आयोग गठित करना, विकास योजनाओं में युवाओं की भागीदारी हेतु नियोजन, विकास में एक युवा प्रकोष्ठ का गठन, बिल्कुल है। सभी युवाओं को मुफ्त रोजगार प्रशिक्षण, दोस्तों क्या ये है? दोस्तों यही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बाकी पर्यावरण, पारिस्थितिकी व वन्य जीव संरक्षण हेतु सचेत करना, ये भी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का पहला क्षय रोगाश्रम, दोस्तों ये कहाँ खोला गया? दोस्तों भवाली में खोला गया था 1912 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, टीबी सैनिटोरियम दोस्तों पहला कहाँ खोला गया था? भवाली में खोला गया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का वह अनुभूति प्रधान गीत जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है, दोस्तों ये है भगनौल लोकगीत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इमरती, पंवलिया तथा कंडवा, दोस्तों इमरती दोस्तों कहाँ पहने जाती है? पाँव में। पंवलिया पौ से पाँव में, कंडवा दोस्तों ये पाँव में पहने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पैर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के महागांव व क्यारकुली नामक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है खड़िया के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है महागांव व क्यारकुली, मसूरी के समीप। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? दोस्तों बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, 25वां है, पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखेगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है जनघनत्व में? दोस्तों ये पूछा गया है। तो जनघनत्व दोस्तों कितना है? जनघनत्व दोस्तों ये है 25वां। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय दोस्तों कौन थे? दोस्तों ये थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हर्षवर्धन बहुगुणा थे। याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी दोस्तों यहाँ पर जैसे सुमन कुटियाल, हर्षमणि नोटियाल दोस्तों सभी के सभी जो है पर्वतारोही। अगला प्रश्न है, झंगोरा और मडुआ है, दोस्तों ये अनाज है, फल तो है नहीं ना, ये है अनाज। अगला प्रश्न है, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न एक सामने है आपका, देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर व सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली गई थी, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? परिदत्त पांडे के साथ दोस्तों हरगोविंद पंत थे, चिरंजी लाल थे, दोस्तों इसमें से कौन नहीं था पूछा गया है। तो देवकी नंदन पांडे दोस्तों जिन्हें कहा जाता है कुमाऊं का गांधी, दोस्तों ये इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1945 के पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध उत्तराखंड से किस जिले से है? ये यहां पर दोस्तों पूछा गया है, जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पाताल गंगा भूस्खलन, दोस्तों ये था चमोली से था 1945 का, याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा चमोली दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, और चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी दोस्तों इनका हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया 24 फरवरी दोस्तों, 24 फरवरी यानी दोस्तों कल ही मनाया गया 24 फरवरी 1960 को दोस्तों। ये तीनों के तीनों जनपद बने थे, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग पूर्व समय में युद्ध वाद्यों के साथ राज दरबार में नक्कार खाने में होता था, अब यह लोक वाद्य हो गया है। इकतारा, बिड़ाई, मोचसंज्ञा, दमाऊ, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा दमाऊ होता था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, तलवाना क्या है? तलवाना क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। तलवाना दोस्तों ये क्या था? वह कृषक जो 10 से अधिक मवेशी रखता था टिहरी रियासत में, उसे तलवाना कहते हैं दोस्तों। जिन्होंने ये सोचा है दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, टिहरी रियासत में कोर्ट फीस हेतु टिकट लगाने की परंपरा दोस्तों कहलाती थी तलवाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उत्तराखंड 10% आरक्षण लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य दोस्तों ये बना है। पहला राज्य दोस्तों कौन था? ये था गुजरात था, और दूसरा राज्य दोस्तों कौन बना? ये बना उत्तराखंड बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में 65% से अधिक राजी जनजातियां निवास करती दोस्तों ये करती हैं? पिथौरागढ़ में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी राजी जनजाति। राजियों के दोस्तों आवास को कहा जाता है रतुड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सबसे कम दोस्तों इनकी आबादी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं? दोस्तों कुटला है दोस्तों, कुटला आपने देखा होगा। हल है, माया दोस्तों, ये माया मोया दोस्तों ये होता ही है, जो जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें लगाते हैं, ये भी है। करबोजा दोस्तों नहीं है, याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी
पूछा दोस्तों यूकेपीएससी ने प्रश्न पहले, उसी को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है, करबोजा नहीं है, बाकी ये सभी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कत्यूरी राजाओं का कार्तिकेयपुर से राजधानी को स्थानांतरित करने का कारण क्या था, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्या ब्राह्मण का श्राप था, विदेशी आक्रमण, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था उस समय, विदेशी बहुत दूर से तो नहीं, प्राकृतिक आपदा, या फिर शैव व वैष्णव संप्रदायों में विवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैव व वैष्णव संप्रदायों में विवाद के कारण दोस्तों ये सब स्थानांतरित, इन्होंने कत्यूरी राजाओं ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया था? दोस्तों ये महावीर सिंह त्यागी, जिन्हें की कहा जाता है देहरादून का सुल्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 27% दोस्तों आने हैं आपके वहां पर उत्तराखंड के। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कि विज्ञान से संबंधित है, कंप्यूटर और विज्ञान को मिलाकर दोस्तों 15 क्वेश्चन वहां पर आपके आने हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों रिकेट्स, विटामिन डी, बेरी विटामिन बी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मैरामस। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा दोस्तों ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। बोले तो ऑप्शन नंबर डी SO2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूकेपीएससी ने पूछा हुआ था इस प्रश्न को, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? अब ऑप्शन दोस्तों पढ़िए यहाँ पर, हरे पौधे, बाघ, मोर, गाय। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अलग दिखा होगा वो दिखा होगा हरे पौधे। तो इसका सही उत्तर जाएगा हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक? दोस्तों ये है हरे पौधे। अगला, रक्त है एक। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था, देखिए कितना छोटा प्रश्न है। रक्त है एक, ऐसे लिख दिया, संयोजी ऊतक, एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक और एपिथीलियम ऊतक। दोस्तों इसी तरह से देखिए कितना छोटा प्रश्न आयोग ने पूछा हुआ है। रक्त है एक, दोस्तों ये है एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? यानी कि जीवाणु से दोस्तों कौन सा रोग होता है, पूछा जा चुका है। तपेदिक इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के दोस्तों अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन है। देखिए दोस्तों कितना छोटा यहाँ पर प्रश्न है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों ये कौन सा है? सेरिब्रम हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक जीन एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। दोस्तों किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम को सिद्धांत का दोस्तों किसने प्रतिपादन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडल एवं टैटम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई दोस्तों ये है एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्विक व्हील है, नारफ्लेप्स है, एवीजी है। दोस्तों ये हो जाएगा अवास्ट हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी किसी परीक्षा में आयोग ने पूछा हुआ था। अगला है, बिल गेट्स का संबंध किससे है? दोस्तों बिल गेट का संबंध किससे? दोस्तों विंडोज से, विंडोज से आप सभी को भली भांति पता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की दोस्तों खोज कब हुई थी? WWW की दोस्तों खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में। 1989 में दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की खोज हुई थी, WWW की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की हेतु कीबोर्ड की कौन सी कमांड दी जाती है? तो प्रिंट करने के लिए क्या दबाएंगे? Ctrl+P दबाएंगे। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनडू के लिए Ctrl+Z। अगला प्रश्न है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है स्टैटिक IP एड्रेस दोस्तों कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? दोस्तों पंचायती राज भी आयोग ने सिलेबस में दिया हुआ है कनिष्ठ सहायक के लिए। तो जन स्वास्थ्य बिल्कुल है, स्वच्छता का प्रबंध है, जन उपयोगी सेवाएं ये भी हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? दोस्तों ये कौन होते हैं? ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? दोस्तों कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? दोस्तों विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित? दोस्तों ये है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता? दोस्तों ये करते थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? दोस्तों कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? दोस्तों ये है प्राकृत भाषा है। बिल्कुल आसान है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा दोस्तों कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है और दोस्तों ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि है और भाषा दोस्तों कौन सी है? प्राकृत है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का नाम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है वी डिग्बी समिति दोस्तों इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? दोस्तों ये की थी, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसने अपनाया था? ये अपनाया था बाबर ने। बाबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बलबन ने की थी दीवान अर्ज विभाग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? दोस्तों जो अर्घट्टा है दोस्तों ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी कि वाटर व्हील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? और उसका नाम दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों ये क्या था? इंडियन ओपिनियन क्या था? याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दोदा बेट्टा चोटी स्थित है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोदा बेट्टा चोटी दोस्तों कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित? दोस्तों ये बड़ा निकोबार में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, उद्दीपक फसल दोस्तों कौन सी? दोस्तों ये कहा जाता है दोस्तों चाय को कहा जाता है उद्दीपक फसल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है भूआकृति बिल्कुल है, जल की उपलब्धता, परिवहन तंत्र का विकास। दोस्तों ये सभी के सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि का प्रकार यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? दोस्तों कौन सी कृषि का किया गया? रोपण कृषि का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1952 में किया था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है मालाबार दोस्तों केरल का, कोंकण गोवा का, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा का। तो तमिलनाडु के लिए बचता है यहाँ पर हमारा कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।